हेलो फ्रेंड्स, संजीव बंसल। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। माय फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका मोटिव सोशल वेलफेयर, सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड करना है। मींस समाज का सुधार करना। इसका ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न करे, और अगर इसके अंदर कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट इसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोइंग बैक हो जाएगा ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप करे। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने बताया मोटिवेशन क्या है? वेलफेयर, कि समाज का, सोसाइटी का वेलफेयर हो। सेपरेट एंटिटी, जैसे अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन, बोथ आर द डिफरेंट एंटिटी। और मेरे बेटा हम अकाउंट्स किसके पॉइंट से बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपने मेंबर्स, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, उससे डिफरेंट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर होंगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई भी है, ये सभी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर होंगी। जो उसके मेंबर हैं, जो उसके ट्रस्टी हैं, उनके नाम पर नहीं होंगी। राइट? अब मेरे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिगर फाइनेंस के सरवाइव नहीं कर सकती। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज द डोनेशन एंड चैरिटी, कि जनरल पब्लिक से जो डोनेशन मिल रही है, चैरिटी मिल रही है, और डेफिनेटली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मेन सोर्स है सर ये। बट अब जो डोनेशन है, चैरिटी है, ये हो सकता है किसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बहुत आ रही हो, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास इतनी डोनेशन और चैरिटी नहीं आ रही हो, लेकिन एक्सपेंसेस तो दोनों के हैं। तो क्वेश्चन आता है ये एक्सपेंसेस किस तरीके से मीट आउट करे जाए? तो जैसे भी मैंने कहा कि एक एनपीओ के पास प्रॉपर डोनेशन, चैरिटी सब कुछ है, तो चलिए ठीक है, उसके साथ कोई इश्यू अराइज नहीं हो रही। लेकिन दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास प्रॉपर डोनेशन, चैरिटी की सोर्सेज नहीं है, वो कैसे रन करे? तो जो दूसरी एनपीओ है, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसके मेंबर हैं, जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, डेफिनेटली फिर वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अकाउंट्स में कुछ तो हमें वर्ड्स का डिफरेंस रखना पड़ेगा ना, टर्म्स का, ताकि हमें क्लियर हो कि भाई आउटसाइडर से क्या डोनेशन, चैरिटी आ रही है, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हैं या मेंबर्स हैं जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके टर्मिनोलॉजी को हम क्या नाम दें? क्योंकि अगर दोनों को डोनेशन, चैरिटी नाम दे दिया, इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन। तो माय फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी या मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट्स नोन एज सब्सक्रिप्शन। फाइन? सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने बताया दूसरा, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस। तीसरा सर, एंट्रेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। अब मान लीजिए एक एनपीओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और फ्रेंड्स उसमें कोई नया ट्रस्टी या कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है, तो एनपीओ उसकी एंट्री पे उससे एक रजिस्ट्रेशन फीस मांग सकती है। दैट इज एंट्रेंस फीस और रजिस्ट्रेशन फीस। बट ये भी वन ऑफ द मेन सोर्स है फाइनेंस का
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूं, अभी डिटेल में आगे ये एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में आगे हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज द लीगेसी। अब माय फ्रेंड्स, लीगेसी क्या है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष है, वो अपने बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपना कैश अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है तो इसे बोलते हैं लीगेसी। अब हम कहेंगे सर कि सर डोनेशन तो हमने पहले पढ़ा था। डोनेशन और लीगेसी में फर्क है। जो डोनेशन चैरिटी हमारे पास आ रही है एनपीओ के पास, वो रूटीन है, लेकिन लीगेसी इट्स नॉट रूटीन। ये रूटीन सोर्स नहीं है। अगर हम किसी एनपीओ के पास जाएं और हम उससे पूछें कि जी आपके पास लीगेसी से कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हुए हैं, तो जनरली तो यही सुनने को मिलेगा कि शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार भी ना मिला हो, कि कोई व्यक्ति विशेष एक्सपायर हो गया हो या नहीं हुआ हो और उसने अपनी प्रॉपर्टी, कैश, वटएवर जो भी है वो एनपीओ को डोनेट कर गया हो, बट स्टिल पॉसिबल है। दैट्स वाई हम इसको पढ़ते हैं लीगेसी को। ठीक है जी। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड भी काफी हद तक लीगेसी की तरह ही है। लीगेसी में सामने वाला कैश या प्रॉपर्टी डोनेट कर जाता है और बदले में कुछ नहीं मांग रहा। सिर्फ एंडोमेंट फंड में फर्क क्या है? जो डोनेट करने वाला है वो अपने लिए कुछ सर्विसेज की डिमांड कर सकता है। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? जैसे मान लीजिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भाई कुछ ना कुछ तो सर्विसेज दे रही होगी ना। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विसेज दे रही है, ठीक है जी। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज का कोई नॉमिनल चार्ज ले रखा है, ठीक है जी। चलिए जी, अब मान लेते हैं सर मैंने कहा नॉमिनल चार्ज। अब मान लीजिए उन्होंने कोई नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है जी। लेट्स इफ एक फिगर 1000 रुपीज पर मंथ कि उन्होंने कहा जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज दे रहा है उसने 1000 पर मंथ का चार्ज रखा हुआ है जो भी उन सर्विसेज को लेना चाहता है। मींस अगर इस बात को हम देखें तो पूरे साल का पर एनम एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 12,000, राइट। अब हो सकता है इस तरह की एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कह दे 1 लाख कि कोई मेंबर 1 लाख रुपीस दे और वो लाइफ टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो गया और ये एनपीओ जब तक उसकी लाइफ है तब तक इसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पॉसिबल? दैट इज द लाइफ मेंबरशिप फीस। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है जिसको आपने कई बार सुना होगा आजीवन सदस्यता शुल्क, तो इट्स अ लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इस तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ मेंबरशिप फीस की तरह से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस ले सकती है। अब जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, किसको कौन कौन से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब डेफिनेटली अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज कुछ बेनिफिट, कुछ प्रिविलेजेस दे सकती हैं कि हाँ भाई ठीक है जी, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबको बनाने हैं आप कुछ कम बना लीजिए।
तो अगर यहां पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर बेसिकली इसको 3 तरह के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। ठीक, सबसे पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना जरूरी है कि कहां कहां से उसके पास सोर्स आ रहा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो बैंक की फॉर्म में है। जितनी भी रिसिप्ट्स आ रही हैं वो सारी डिस्क्लोज करनी जरूरी है। जहां जहां पे एनपीओ पेमेंट्स दे रहा है, चाहे कैश की फॉर्म में, चाहे चेक की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में दे रहा है, वो सारा रिकॉर्ड करना जरूरी है। दूसरे नंबर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये यही आपका इनकम स्टेटमेंट की तरह है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जहां जहां से जितनी भी इनकम्स हो रही हैं वो सब डिस्क्लोज करनी है, और जहां जहां पे उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो डिस्क्लोज करनी है। थर्ड वन, लास्ट, बैलेंस शीट। कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, और क्या उसका कैपिटल फंड है। माय फ्रेंड्स, ये 3 फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं एक एनपीओ के लिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं, जो उसे बनाने पड़ेंगे। बट अपनी मर्जी के अनुसार, एज पर इट्स विल, अगर ये ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करे तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, टैक्स अथॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट ये 3 रिकॉर्ड्स कंपल्सरी है मेंटेन करने। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या प्रोड्यूस करती है सर? प्रोडक्शन। नेचर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम नोटिस करेंगे सर्विसेज। जनरली हम इस बात को नोटिस करेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई गुड्स प्रोड्यूस ना करके सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है शर्ट प्रोड्यूस कर रही है, पैंट प्रोड्यूस कर रही है, बेल्ट प्रोड्यूस कर रही है, बैग प्रोड्यूस कर रही है और वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थोड़ा मुश्किल है। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली आपको बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब मैंने कहा फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कौन सी फॉर्म में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। माय फ्रेंड्स, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह सब, माय फ्रेंड्स ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हैं। सोशल क्लब, बहुत सारे सोशल क्लब बना दिए जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो सोशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई एंटरटेनमेंट क्लब, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। माय फ्रेंड, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आती हैं। बिजनेस लीग्स, अब जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि एक लोकल मार्केट है और वहां पर वो उन सभी लोकल मार्केट के ऊपर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो जो एसोसिएशन वो बनाते हैं जो सभी को लुकआउट करती है, जनरली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर। स्पोर्ट्स लीग जितनी है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, म्यूजियम्स, टेलीविजन स्टेशंस, सिम्फनीज, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लॉ फॉर्म्स वगैरह, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो हमें एनपीओ के रूप में देखने को मिल सकती हैं
कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एनपीओ है। चलिए अब देखते हैं बेटा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वेरी करेगी प्रॉफिट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए मोटिव, अभी मेरी बात हुई आपसे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो कहीं दूर दूर तक मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। और मैंने बताया आपको अगर प्रॉफिट हो भी गया तो वो उसी के अंदर प्लाइंग बैक होगा, वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट के लिए नहीं होगा। तो यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है सर, वो तो काम ही प्रॉफिट के लिए कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एनपीओ को जो भी प्रॉफिट हो रहा है मैंने भी बताया वो प्रॉफिट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाएगा, किसी को प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। लेकिन सर यहां पे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रॉफिट होगा उसका जो भी ओनर है, शेयर होल्डर है, मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको मिलेगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, अभी मेरी बात हुई मेरा बेटा, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, लीगेसी, एंट्रेंस फीस, एंडोमेंट फंड, ये सब मैंने आपको बताया, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। जबकि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिपेंड करता है कि जो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फॉर्म की है। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो मालिक ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी वो सबसे मेन सोर्स है, या वो जो बैंक से या किसी रिलेटिव से कोई लोन ले लेता है वो उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। उससे ऊपर जाए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या है, 2 और मोर देन 2 पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उन सभी पार्टनर्स की कैपिटल। फिर अगेन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से कोई लोन वोन या किसी रिलेटिव वगैरह से लोन। इससे ऊपर जाए, अगर यहां पे कोई कंपनी की अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी है तो उसके शेयर्स, उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या, शेयर्स, मे बी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन तो इसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब यूजेस ऑफ फंड, अब फंड के यूजेस की जब हम बात करें तो एक जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एज पर जैसे उसकी विल हो वैसे खर्च कर सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है। लेकिन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितने भी अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो रीजनेबल बेसिस पे ही करने हैं। यानी सैलरी देनी है तो रीजनेबल देनी है, रेंट पे करना है रीजनेबल पे करना है, कुछ भी पे करना है तो रीजनेबल एक्सपेंडिचर करने हैं। लॉस ऑफ स्टेटस, जो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना स्टेटस लूज करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना स्टेटस को लूज करके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेटस को लूज करके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो सकती है। अगर यह चीज प्रूव हो जाती है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल दिखाने के लिए है लेकिन उसका मेन मोटिव प्रॉफिट है, या पर्टिकुलर किसी पर्सन को, पर्टिकुलर किसी फैमिली को वो प्रॉफिट प्रोवाइड करना है, अगर इस तरीके की चीज सामने आ जाती है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। माय फ्रेंड्स, बर्डन ऑफ टैक्स, अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सरकार उससे कोई टैक्स नहीं मांग रही, मींस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई इस तरह की कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, उनको टैक्स देना पड़ता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अभी मेरी बात हुई आपसे कि केवल 3 रिकॉर्ड्स मैंडेटरी हैं जो कंपल्सरी इनके लिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करा जाएगा, फिर जर्नल एंट्री करी जाएगी, फिर लेजर्स बनाए जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह की कोई प्रिविलेज यहां नहीं है। नेचर प्रोडक्शन, तो मैंने क्या कहा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या प्रोवाइड दे रही होती है, सर्विसेज। ठीक,
तो ये गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रही होती, ठीक है जी, तो ये सर्विसेज दे रही होती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा दोनों में लगी होती है, वो गुड्स बिजनेस में भी है और वो सर्विसेज के अंदर भी है। और ये बात समझ में? चलो अब प्रिविलेजेस इन मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो मैंने भी जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीजें जो है इनके लिए कंपल्सरी है, बाकी इनकी मर्जी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी, कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, माय फ्रेंड, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जहां से भी जो भी सोर्सेज से फंड आ रहा है, रिसिप्ट्स आ रही हैं, इधर कैश फ्रॉम और बैंक थ्रू बैंक, वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है। जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है। तो हम क्या देख रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। क्या है? रियल अकाउंट। एक्चुअली में बोला यह जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, लेकिन मजे वाली बात यह है एक्चुअली में ये रियल अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट दोनों है। लेकिन हम बुक्स में पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा इट्स रियल अकाउंट। कैसे? रिसिप्ट एंड पेमेंट चलो दो पार्ट्स हैं, एक कैश और एक बैंक। अब जो कैश है वो रियल अकाउंट है और जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। जब कैश बिजनेस में आ रहा है डेबिट करेंगे, कैश बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट करेंगे, जो मैंने बेसिक अकाउंट में सिखा रखा है। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर, डेबिट करेंगे। और जब बैंक से कुछ विड्रॉ कर रहे होंगे या पेमेंट कर रहे होंगे किसी को तो बैंक क्या है? गिवर, हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो लिखा बुक्स में जाता है रियल अकाउंट, बट एक्चुअली में इट इज रियल प्लस पर्सनल। ठीक है, चलिए ये हमारी ये बात आई। सेकेंड, कैश बुक। कैश बुक की तरह है ना, क्योंकि 11th में जैसे हमने देखा शुरू में कि इसके अंदर कैश एज वेल एज बैंक दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, बट फर्क क्या है? नॉट एग्जैक्टली कैश बुक, लाइक कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में आपके दोनों कॉलम बनते हैं, कैश का भी और बैंक का भी। तो इस तरीके के इसमें दो कॉलम नहीं बनेंगे, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तीसरा, इसमें जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, दोनों ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी इसमें। हमें तो मतलब इस अकाउंट में ये है ना, कहां से सोर्स आ रहा है, फंड कहां से आ रहा है और फंड कहां जा रहा है। अब चाहे वो फंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से आ रहा है चाहे कैपिटल ट्रांजैक्शन से आ रहा है। अब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन थी हमारे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन परमानेंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी? कि इसमें हमारा या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश में बैंक अब इंक्लूड है, राइट। इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, लेकिन आपकी जो परमानेंट एसेट्स है और आपकी जो लायबिलिटी है
उस पर इंपैक्ट नहीं होगा। नॉट इंपैक्ट ऑन परमानेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे अब हमने कहा मेंबर से हमें सब्सक्रिप्शन मिली, माय फ्रेंड्स इनफ्लो है, लेकिन लायबिलिटी तो कोई भी नहीं है इसमें। कोई डोनेशन मिली, चैरिटी मिली, इनफ्लो है, लेकिन आपकी परमानेंट यानी फिक्स एसेट्स और परमानेंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बात समझ आती है? इसी तरह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने खर्चे भी हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय लगा रखे उनकी सैलरी पे कर रहे हैं, कोई लोन ले रखा तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन माय फ्रेंड्स आपकी फिर से परमानेंट एसेट परमानेंट लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये क्या थी हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो ये मैंने रिकैप करा दिया है। वैसे हम नहीं तो 11th तक के लेवल पे ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो मैंने फिर भी दोबारा से रिकैप कर दिया ये बात। ठीक हो गया? जबकि जो आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन है, अब जो आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शंस है, अब उसमें भी होगा तो इनफ्लो और आउटफ्लो, लेकिन अब आपके वहां परमानेंट एसेट और परमानेंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो यहां पर भी होगा, लेकिन अब यहां पे जो आपकी परमानेंट एसेट्स हैं या आपकी जो लायबिलिटीज हैं उन पर इंपैक्ट होगा। जैसे अब मैंने कहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब उन्होंने कोई फिक्स एसेट सोल्ड आउट करी, डेफिनेटली सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया, तो इनफ्लो तो हुआ, लेकिन सर साथ में आपकी परमानेंट एसेट्स, वो फिक्स एसेट्स आपके पास से चली गई। इसी तरीके से टाइम बीइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई लोन लेना पड़ गया, सोर्स ऑफ फंड हो गया, रिसिप्ट आ गई, मींस अगेन इनफ्लो, बट माय फ्रेंड अब लायबिलिटी बढ़ गई। आ रही बात सुनने? तो यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शन पे परमानेंट एसेट्स एंड परमानेंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर मैं आउटफ्लो की अगर बात करूं, आउटफ्लो की, तो मैंने कहा कि जो अगर मान लो हमने लोन लिया था, अगर हम उसे रीपे कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट रूटीन, क्योंकि जब आप आउटफ्लो हो रहा है तो अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। दूसरी तरफ अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रही है, कोई लैंड परचेज कर रही है, कोई बिल्डिंग परचेज कर रही है, मान लीजिए कोई क्रिकेट गुड्स परचेज कर रही है, कोई क्रॉकरी परचेज कर रही है, तो अब आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन साथ में परमानेंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स जो है वो बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। लेकिन जो हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे वो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, उसको मतलब है सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो से, इसलिए दोनों ट्रांजैक्शन आपको यहां देखने को मिलेगी। चलिए अगला हम ये देखते हैं जी ट्रांजैक्शन किससे बिलोंग करती है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। ट्रांजैक्शंस में बिलोंग्स टू, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं
जो उसमें ट्रांजेक्शन्स आएंगी वो किससे बिलोंग्स करती हैं, ठीक है जी, वो किसी से भी बिलोंग कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2021 से 2022 ये चल रहा है, तो मैंने कहा यहां पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा कि जो फंड आपके पास से आ रहा है या जो फंड जा रहा है वो किस साल से बिलोंग करता है, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो इस साल का है या अगले साल का है। समझाने के तौर पे मैंने कहा जो अगर मैं बात कर रहा हूं 2021 से 22, तो जो करंट ईयर हो गया वो 21 से 22 हो गया। जो पिछला साल था सर वो 20 से 21 हो गया। जो अभी आने वाला साल है सॉरी वो 22 से 23 हो गया। बात समझ आती है? अब ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मान लीजिए जो इस साल में जो चल रहा है और इस साल की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो ऑफ कोर्स यहां आएगा एक फेक फिगर 120। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए पिछले साल कोई मेंबर कोई ट्रस्टी सब्सक्रिप्शन देने से रह गया था बाय चांस और वो आज इस साल पे कर रहा है, तो फंड तो हमारे पास इस साल आ रहा है, कैश इस साल आ रहा है ना, तो मैं आज दिखाना पड़ेगा। लेट्स 15,000 और बाय चांस करंट ईयर 2021 से 22 चल रहा है और कोई मेंबर कहता है एनपीओ को कि ये लीजिए जी अगले साल का भी एडवांस ले लीजिए जी मेरे पास से, तो फंड आ रहा है इस साल दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट्स 20,000 तो मीन्स जो टोटल इनफ्लो हुआ वो तो इन सबका सम हुआ। बताइए मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हमने सीखा कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो किसी से भी बिलोंग कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है फंड के आने से और फंड के जाने से। बताइए क्लियर होती है मेरी बात? गुड। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सर फॉर्मेट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। चलिए देखिए सर, अब मैंने कहा ये हमारा फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ठीक है। और फॉर्मेट कुछ नहीं है, लॉजिक और रीजनिंग है, लॉजिक रीजनिंग लगाइए, सिंपल सा फंडा। अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट मैंने कहा, अब जितने भी रिसिप्ट्स हैं इनफ्लो शुड बी डेबिट, जितनी पेमेंट्स हैं आउटफ्लो शुड बी क्रेडिट, फाइन। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस। तो कैश बुक में जो डिफरेंस देखने को आपको सबसे पहले मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जो उसमें कैश और बैंक के दो अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते थे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की प्रिविलेज है कि उसको दो कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक सिंगल कॉलम से काम चला सकती है। तो ओपनिंग में कैश बैलेंस इतना आ गया, ओपनिंग में बैंक बैलेंस इतना आ गया। बात समझ आ रही है? अब मैंने कहा जो भी सोर्स ऑफ फंड आ रहे हैं तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने क्या बताया, एनपीओ के पास फंड तो आ रहा है लेकिन कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हो रही, राइट। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिली लेकिन कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, फंड आ रहा है। एंट्रेंस फीस, न्यू मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रस्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके पास से फंड आ रहा है, एनपीओ के पास एंट्रेंस फीस।